चंद्रग्रहण के बाद आया भूकंप। भूकंप से कांपी दुनिया। अब आनी बाकी है कैसी आफत। का आखिरी चंद्र ग्रहण, जिसे बीते 2 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ग्रहण का प्रकोप जारी है। ग्रहण की रात में अचानक से आए भूकंप के झटकों ने दुनिया को खौफजदा कर दिया। भले ही भूकंप का केंद्र पड़ोसी मुल्क नेपाल रहा हो, लेकिन भूकंप के झटकों का एहसास समूचे एशियाई देशों को हुआ। घरों में आराम से सो रहे लोगों के बिस्तर और पंखे क्या हिलने लगे। लोग फौरन अपने घरों से बाहर निकल आए। भारत समेत उसके पड़ोसी मुल्क नेपाल से लेकर चीन तक देर रात करीब 2 बजे जैसे ही भूकंप आया, तबाही का मंजर नेपाल में देखने को मिला। एक घर के गिर जाने से 6 लोगों की मौत हो गई। साल के अंतिम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को लेकर देश के तमाम ज्योतिषियों की तबाही से जुड़ी भविष्यवाणियां सच होती दिखी। भले वैज्ञानिक भाषा में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन धर्म ग्रंथों में सूर्य और चंद्रमा पर लगने वाले ग्रहण को अशुभता से जोड़ा गया है। प्राचीन धर्म ग्रंथ कहते हैं, द्वापर युग में 15 दिनों के भीतर पड़े 2 ग्रहण से भयंकर तबाही मची। ग्रहण के चलते कुरुक्षेत्र में महाभारत लड़ी गई। गांधारी को जहां अपने 100 पुत्रों को खोना पड़ा, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में समा गई। और अब एक बार फिर महाभारत काल जैसी तबाही मचने की आशंका जताई जा रही है। इतिहास गवाह है, जब जब चंद्र ग्रहण पड़ा है, तब तब भूकंप आया है। आंकड़ों पर एक नजर डालें तो 9 जनवरी 2001 को चंद्र ग्रहण पड़ा और उसी महीने 26 जनवरी को भारत ने भूकंप के झटके महसूस किए। 9 नवंबर 2003 को चंद्र ग्रहण पड़ा और एक हफ्ते बाद 17 नवंबर को अलास्का में भूकंप आया। 28 अक्टूबर 2004 को चंद्र ग्रहण पड़ा और उसी महीने जापान में भूकंप आया। 3 मार्च 2007 को चंद्र ग्रहण पड़ा और अगले 2 दिन बाद सुमात्रा में भूकंप आया। 28 अगस्त 2007 को चंद्र ग्रहण पड़ा, जिसके बाद पेरू में भूकंप आया। 21 फरवरी 2008 को चंद्र ग्रहण पड़ा और इंडोनेशिया भूकंप के झटकों से दहला। 31 दिसंबर 2010 को चंद्र ग्रहण पड़ा और उसी दिन जापान में भूकंप आया। 31 जनवरी 2018 को चंद्र ग्रहण पड़ा और भारत पाकिस्तान में भूकंप आया। 17 जुलाई 2019 को चंद्र ग्रहण पड़ा और एक हफ्ते बाद 24 जुलाई को महाराष्ट्र में धरती कांप उठी। 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण पड़ा और 10 दिन बाद 15 जून को गुजरात में भूकंप आया। 8 नवंबर 2022 को चंद्र ग्रहण पड़ा और उसी रात भारत और नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये आंकड़े बताने के लिए काफी है कि चंद्र ग्रहण का भूकंप से सीधा कनेक्शन है। देखा जाए तो ग्रहण के बाद वायु वेग बदल जाता है और पृथ्वी पर आंधी और तूफान का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके पीछे की ज्योतिष वजह कहती है, ग्रहण के दौरान सूर्य के आगे बढ़ने की दिशा की सीधी रेखा में पृथ्वी और चंद्रमा के आने पर भूगर्भीय हलचलों की आशंका बढ़ जाती है। जब चंद्रमा धरती के सबसे नजदीक आता है, तो ग्रेविटी का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। इसी वजह से पूर्णिमा के दिन समंदर में सबसे ज्यादा ज्वार आते हैं और ग्रहण का प्रभाव और बढ़ जाता है। ग्रेविटी के घटने और बढ़ने की वजह से ही भूकंप आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भूकंप के उस क्षेत्र में आने की संभावना ज्यादा होती है जहां ग्रहण का साफ प्रभाव देखने को मिलता है और जहां परिस्थितियां धरती के नीचे विपरीत हों। धरती की खास प्लेटों के पास ही भूकंप आता है। ग्रहण में ग्रह एक दूसरे पर अपनी छाया डालते हैं। ये छाया चाहे चंद्रमा पर पड़े या फिर पृथ्वी पर, दोनों पर इसका असर होता है। इसके अलावा जब किसी खास वजह से सूर्य की किरणें धरती पर नहीं पड़ती, तब चंद्रमा और पृथ्वी दोनों पर असर पड़ता है। वहीं ज्योतिषियों का ऐसा मानना भी है कि इस ग्रहण के कारण आने वाले समय में लूटपाट, चोरी, अग्निकांड की घटनाएं बढ़ जाएंगी और शीतकालीन फसलों में रोग प्रकोप होगा। राजनेताओं में भी खींचतान बढ़ेगी। इतना ही नहीं, ग्रहण के समय चंद्र राहु का सूर्य बुध शुक्र केतु के समसप्तक योग बनने से प्राकृतिक प्रकोप से जनधन की हानि तथा धातु व रस पदार्थों में तेजी होगी। बहरहाल चंद्र ग्रहण को आप एक आम खगोलीय घटना के तौर पर देखते हैं या फिर इसके पीछे के ज्योतिष कारणों को महत्व देते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथियों, हिमाचल को आज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है राज्य को स्थायित्व देने वाली भाजपा सरकार। भारत ने 80 के दशक के बाद से 3 दशक तक 30 साल हमारे बर्बाद हो गए। आपने देखा होगा, दिल्ली में अस्थिरता रही। सरकारें आती थी, जाती थी, आती थी, जाती थी।
बार बार चुनाव होते थे, हजारों करोड़ रुपए का बर्बादी होती थी, न नीतियों में स्थिरता, सारा माहौल बिगड़ चुका था। इतना बड़ा देश, कई बार चुनाव हुए, देश का हजारों करोड़ रुपए का व्यय हो गया भाइयों। अगर यही स्थिति बनी रही, इस अस्थिरता के समय देश नीति के मामले में, निर्णयों के मामले में, विकास के मामले में पिछड़ गया और दुनिया भारत की तरफ से उदासीन हो गई। फिर देश के लोगों ने तय किया कि जब तक दिल्ली में स्थिर सरकार नहीं आती है, मजबूत सरकार नहीं आती है, भारत का भाग्य नहीं बदलेगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि आप सबने, पूरे हिंदुस्तान ने 2014 में हमें इतने आशीर्वाद दिए, और हमने भी आपने जो जिम्मा दिया उसको 2014 से 2019 दिन रात मेहनत करके आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में कहीं पीछे नहीं रहे, और उसका परिणाम यह हुआ कि 2019 में दोबारा आपने आशीर्वाद दिया। साथियों, हमारे देश में जो छोटे छोटे राज्य हैं, वहां भी अस्थिर सरकारों का लंबा दौर रहा है। छोटे राज्यों ने इसका बहुत नुकसान उठाया है। लेकिन बीते वर्षों में हमारे पड़ोस में उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, अनेक ऐसे छोटे राज्य, उन्होंने अब स्थिर सरकार की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया है और पूरी तरह सरकार को दोबारा लाना, और भाजपा सरकारें आज छोटे राज्यों में दोबारा जीत करके आ रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी यही परंपरा हो गई थी, वहां के लोगों ने रिवाज बदल दिया, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की दोबारा सरकार ला दी। स्थिर सरकार में विकास भी तेज होता है और जनता के प्रति, अपनी जवाबदेही के प्रति भी सरकार गंभीर रहती है। जहां हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहता है, वहां सरकारों में भी यही रहता है कि भाई क्या करना है, काम करो, कोई करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद तो ये हिमाचल वाले बदल देते हैं। इसके कारण वो भी चुनने के बाद उनको मालूम है फिर से जीतना नहीं है, तो वो कुछ करते भी नहीं है। इसलिए भी स्थिर सरकार के प्रयोग करने की बहुत आवश्यकता है भाइयों। तो मुझे खुशी है कि हिमाचल में जयराम जी की सरकार ने जो विश्वास हासिल किया है, उनकी पूरी टीम ने 5 साल के लिए जो काम किया है, उसी का नतीजा है कि मेरी आज ये दूसरी सभा है। इन दोनों सभाओं को कोई भी देख ले, बीजेपी की सरकार बनाना हिमाचल की जनता ने तय कर लिया है भाई। हिमाचल में भाजपा सरकार अपने कार्यों का हिसाब भी दे रही है और सरकार में वापसी के लिए भी उतनी ही प्रतिबद्ध है। और साथियों, हम ये भी समझना होगा कि अस्थिरता से फायदा किसका होता है। कांग्रेस के वर्षों के शासन में हमारे यहां ऐसे अनेक स्वार्थी तत्व और ऐसे अनेक समूह पैदा हुए, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप पैदा हुए, जो भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं, जो हिमाचल जैसे राज्यों को अस्थिर देखना चाहते हैं, और इसलिए वो स्थिर सरकार होने ही नहीं देते, हवा फैला देते हैं। देश के छोटे छोटे राज्य हमेशा इन स्वार्थी समूहों के निशाने पर रहे हैं। कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने के लिए, देश की एकता को तोड़ने के लिए साजिशें रचते हैं। हिमाचल को ऐसे हर स्वार्थी समूह से खुद को बचाकर रखना है, इनके खेल से खुद को बचाकर रखना है। आप देखिए साथियों, केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो देश ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जिनका इंतजार देशवासियों को बरसों से था। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी
तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो आतंकवाद, नक्सलवाद काबू में आए, नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित हुई। इसलिए स्थिर सरकार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है और उसमें बड़ी भूमिका देश के छोटे राज्य की भी है।